Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जी की वजह से। हम चर्चा कर रहे थे आधुनिक भारत के बारे में और आधुनिक भारत में हम चर्चा कर रहे थे यानी नए राज्यों के उदय के बारे में। इसके बारे में नए राज्यों के उदय के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो आज जो हम चर्चा करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा नए राज्यों के उदय में हैदराबाद। ठीक है भी, हैदराबाद इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान होना चाहिए। हैदराबाद है राज्य, ठीक है। मैंने जैसे आपको बार बार इस चीज के बारे में बताया है, यानी 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद में नए जो राज्यों का क्या होने लग गया था, उदय होने लग गया था, क्योंकि उत्तरोत्तर मुगल काल के जो शासक है वो क्या थे, कमजोर थे। और उत्तरोत्तर मुगल काल के अधीनी जो सूबेदार होते थे उन्होंने अपने आप को क्या घोषित कर दिया था, नवाब घोषित कर दिया था। ठीक है, एक नए राज्यों का यानी स्वतंत्र राज्य की उन्होंने क्या की थी, स्थापना की थी। और इसी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं हैदराबाद राज्य। ठीक है, आप सभी बच्चों से पोलाइट रिक्वेस्ट है, विनम्र प्रार्थना है, ये आप वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका क्या है लाभ उठा सके। तो आज हम जिक्र कर रहे हैं वो किसके बारे में, हैदराबाद राज्य। सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए हैदराबाद जो राज्य है वो वर्तमान किस राज्य के अंदर है। भी वर्तमान बहुत बार पूछा जाता है, भी वर्तमान किस राज्य में है, तो वर्तमान आपके तेलंगाना के अंदर। ठीक है भी, किस राज्य में है, तेलंगाना। पहले पढ़ते थे हम आंध्र प्रदेश में है, परंतु 2014 में आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन होने के बाद में यानी आंध्र प्रदेश से एक नया राज्य बनाया है, कौन सा आपका, तेलंगाना। तो हैदराबाद जो वर्तमान समय में आपका कहां पर है, तेलंगाना। ठीक है, कई बार पूछा जाता है कि हैदराबाद जो है साम्राज्य है ये किस नदी के किनारे स्थापित किया गया था, तो मूसी नदी। हैदराबाद आज भी हम पढ़ते हैं भी किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये मूसी नदी के किनारे है। कुतुबशाही शासकों का जिसे जिक्र करते हैं, कुतुबशाही शासकों। तो कुतुबशाही शासकों ने सबसे पहले हैदराबाद की क्या की थी, स्थापना की थी। गोलकुंडा का जैसे किले का जब हम जिक्र करते हैं, और किस राज्य के अंदर है, तेलंगाना में है, और किस नदी के किनारे है, तो मूसी नदी। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए हैदराबाद राज्य का। अगर पूछे आपसे भी स्वतंत्र यानी हैदराबाद जो आपका राज्य है, स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी, स्वतंत्र है हैदराबाद राज्य की, हैदराबाद राज्य की। ये आपका इंपोर्टेंट बनता है भी। स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी चिंगलिज खान। किसने, चिंगलिज खान या निजामुद्दीन उल मुल्क का, निजामुल उल मुल्क ने क्या की थी, आपके हैदराबाद राज्य की स्थापना की। एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उन्होंने इसको क्या किया था, विकसित किया था। ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले तो जैसे पढ़े भी हैदराबाद जो है ये वर्तमान किस राज्य में है, किस नदी के किनारे है। हैदराबाद की स्थापना किस वंश ने जो की थी, कुतुबशाही वंश ने की थी। और हैदराबाद को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में किसने विकसित किया था, तो किसने इसकी स्थापना की थी, तो वो आपका निजामुल मुल्क है। कौन है आपका, निजामुल मुल्क है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब सबसे इंपोर्टेंट जैसे जिक्र करें इस चीज के बारे में, यानी स्वतंत्र राज्य के रूप में निजामुल मुल्क का जैसे मैंने जिक्र किया अभी, निजाम उल मुल्क में। ठीक है, निजामुल मुल्क ने 1724 में इसकी स्थापना की थी। इंपोर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए, 1724 के अंदर। अब इंपोर्टेंट क्या फैक्ट बनता है, निजामुल मुल्क जो आपका है ना, ये निजामुल, ये फरुखशियर के समय में ये था भी, क्या था, फरुखशियर का जैसे जिक्र करते हैं, फरुखशियर भी। ठीक है, फरुखशियर के समय में भी था, क्योंकि फरुखशियर के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है भी 1713 से लेकर 1719 तक जो शासक रहता है वो कौन रहता है, आपका फरुखशियर, मुगल शासक का जैसे जिक्र करते हैं। फरुखशियर के समय भी आपका निजामुल मुल्क था। और फरुखशियर के समय में निजामुल मुल्क को क्या है, दक्षिण की जो 6 सूबे हैं यानी दक्षिणी भारत के 6 सूबों का क्या बनाते हैं, 6 सूबे जो थे वहां का सूबेदार बनाया जाता है फरुखशियर के समय। ठीक है, बाद में ये जो दक्षिणी भारत के जो सूबे, दक्कन का जो सूबेदार इसको बनाया गया था, दक्षिणी भारत के 6 सूबों का जो इसको सूबेदार, बाद में इससे क्या है सूबेदारी छीन ली गई थी। और कहां का सूबेदार बना दिया था इसको, मालवा का। कहां का बना दिया था, मालवा का। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, मालवा का सूबेदार। फरुखशियर की मृत्यु के बाद जो गद्दी पर बैठता है 1719 में, आपको ध्यान होना चाहिए, मोहम्मद शाह रंगीला। कौन बैठता है, मोहम्मद शाह रंगीला बैठता है भी। ठीक है, इंपोर्टेंट है, मोहम्मद शाह रंगीला गद्दी पर बैठता है। मोहम्मद शाह रंगीला जो गद्दी पर बैठता है ना, तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय में, एक तो आपको फरुखशियर के समय में जैसे जिक्र करते हैं मोहम्मद शाह रंगीला, सैयद बंधुओं का हमेशा हमने जिक्र किया है भी, सैयद बंधु। ठीक है,
जिसको भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? नृत्य निर्माता, राजा बनाने वाला के रूप में इसको जाना जाता है। तो फरुखशियर के समय में भी सैयद बंधु थे और मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला जब शासक बना भारत का, यानी मुगल बादशाह जब बना, तो उसने सोचा भी सैयद बंधु तो आपको क्या करेंगे, परेशान करेंगे। तो सैयद बंधुओं को किनारे लगाने के लिए, इनको ठिकाने लगाने के लिए निजामुल मुल्क ने क्या की थी? सहायता की थी। ठीक है भाई, निजामुल जो मुल्क है इसने किसकी सहायता की थी? मोहम्मद शाह रंगीला की सहायता की थी। किनको खत्म करने के लिए? सैयद बंधुओं को खत्म करने के लिए। और आपको मैंने बताया भी बार बार भी 1720 में जो सैयद बंधु है उनकी क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। ठीक है भाई, तो निजामुल मुल्क, और निजामुल मुल्क से क्या हो जाता है? फिर ये पर्सन हो जाता है, और पर्सन होके आपको ध्यान होना चाहिए, इसको क्या नियुक्त कर दिया जाता है? वजीर नियुक्त किया जाता है। ठीक है, यानी मोहम्मद शाह रंगीला के समय में निजामुल मुल्क जो था वो क्या था? मुगल साम्राज्य में वजीर के पद पर था, यानी प्रधानमंत्री था। क्या था? प्रधानमंत्री था। परंतु बाद में मुगल बादशाह जो मोहम्मद शाह रंगीला और निजामुल मुल्क के बीच में अच्छे संबंध नहीं रहे थे, खटास पैदा हो गई थी। खटास पैदा होने के बाद में निजामुल मुल्क क्या है? 1723 के अंदर कहा चला जाता है? दक्कन में चला जाता है, दक्षिणी भारत में चला जाता है। कहा चला जाता है? दक्षिणी भारत में चला जाता है। और वहीं दक्षिणी भारत में जाकर 1724 में किस साम्राज्य की स्थापना करता है? किस राज्य की स्थापना करता है? हैदराबाद है राज्य की स्थापना करता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब जो हैदराबाद जो राज्य है ना, 1724 में जिसने इसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की 1724 के अंदर, तो हैदराबाद में उस समय उसने आसफ जाही वंश के नाम से भी, देखो हैदराबाद की जो स्थापना की आसफ जाही वंश के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है भी, कई बार एचएसएससी ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है भी हैदराबाद का प्रथम निजाम कौन था? हैदराबाद का प्रथम निजाम, तो मैंने 3 नाम जैसे आपको बताए हैं, जिसे एक तो आप निजामुल मुल्क का जैसे मैंने जिक्र किया है, एक चिनक्लीज खान, चिनक्लीज खान, ठीक है, चिनक्लीज खान, और एक आसफ जहावी, क्या है? आसफ है जहा। ठीक है भी, आसफ जहा। ये चीज आपको क्लियर होना है। यानी हैदराबाद की स्वतंत्र राज्य के रूप में इसने स्थापना की, नाम एक ही, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। कब की थी? 1724 में भी 1724 ईस्वी में दक्षिण में चला गया था, जैसे मैंने आपको इस चीज के बारे में बताया। ये निजामुल मुल्क है, चिनक्लीज खान, ये आसफ जहा, ये उपाधियां हैं। क्या है इसकी? उपाधियां। अगर आपसे पूछे भी निजामुल मुल्क जो है इसका वास्तविक नाम क्या था, तो इसका वास्तविक नाम था मीर कमरुद्दीन सिद्दीकी। भी क्या था? इसका जो वास्तविक नाम था ना, यानी निजामुल मुल्क जो है इसका वास्तविक नाम क्या था? इसका वास्तविक नाम था यानी मीर कमरुद्दीन सिद्दीकी, इसका वास्तविक नाम था। ये तो उपाधियां दी गई थी, यानी निजामुल मुल्क की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? फरुखशियर के द्वारा। किसके द्वारा? फरुखशियर के द्वारा ये उपाधि दी गई थी। चिनक्लीज खान की जो उपाधि दी थी इसको किसने? औरंगजेब ने भी। किसने दी थी इसको? औरंगजेब ने। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। औरंगजेब ने इसको चिनक्लीज खान की उपाधि दी, और आसफ जहा की उपाधि जो इसको दी थी मोहम्मद शाह रंगीला ने। किसने? मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है भाई, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि पढ़ेंगे जैसे शुक्र का मैं आपको युद्ध पढ़ाऊंगा। मोहम्मद शाह रंगीला क्या था? मोहम्मद शाह रंगीला से जब चले गए थे निजामुल मुल्क दक्षिणी भारत में, तो मोहम्मद शाह रंगीला ने कहा था भी इसको किसी तरीके से दबाया जाए, परंतु दबाया ना। बाद में स्वतंत्र जो घोषणा की थी अपने राज्य की, हैदराबाद की, तो इसको उपाधि दी थी किसकी? आसफ जहा। और उस वंश का जो नाम रखा था इसने, किसने? निजामुल मुल्क ने आसफ जाही वंश भी। क्या पढ़ते हैं हम? आसफ है जाही वंश। तो आसफ जहा भी इसका नाम है, क्योंकि एचएसएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ था, बच्चे भी परेशान हो रहे थे। हैदराबाद का प्रथम निजाम तो निजामुल मुल्क है, परंतु उसका एक नाम आसफ जहा भी है। ये उपाधि है किसने दी थी? मोहम्मद शाह रंगीला ने। चिनक्लीज खान के नाम से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ है। और किसके? चिनक्लीज खान जो था वो किसने उपाधि दी थी? ये औरंगजेब ने। और निजामुल मुल्क की जो उपाधि दी थी इसको शेयर ने। खासकर मैंने हरियाणा में भी आपको पढ़ाया है, और भारत की जैसे जीके का हमने जिक्र किया उत्तरोत्तर मुगल काल का, तो उत्तरोत्तर मुगल काल में मोहम्मद शाह रंगीला का जैसे मैंने जिक्र कर रहा हूँ। इसी के समय में 1739 के अंदर जो भारत के ऊपर आक्रमण हुआ था, आपको ध्यान होना चाहिए, नादिर शाह का। तो नादिर शाह का जो सामना हुआ था किससे हुआ था? निजामुल मुल्क के साथ हुआ था। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और निजामुल मुल्क ने कह भी दिया था भी आप यहाँ करनाल युद्ध से वापस चलो, तो जाने वाला था, परंतु सादत खान का जैसे मैंने जिक्र किया था, लखनऊ का जो नवाब था सादत खान ने, उसने कहा था कि आप कहां पर आक्रमण करो? दिल्ली के ऊपर आक्रमण करो। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए भी। इसका मीर का कमरुद्दीन सिद्दीकी इसका वास्तविक नाम है।
निजामुल मुल्क इसको उपाधि दी थी फरुखशियर ने, चिनकलेज खां की उसको उपाधि दी थी औरंगजेब ने। एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए इस चीज के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है भी इसके जो पिता है ना, इसके पिता का जैसे जिक्र करते तो इसके पिता और किसके समय में थे, औरंगजेब के समय में ही थे। यानी औरंगजेब के दरबार में क्या थे, वो औरंगजेब के दरबार में भी काम करते थे, उसके पिता का जैसे जिक्र करते हैं। यानी इसका जो वंश है ना वो पहले ही क्या है, मुगलों के अधीन रहा है, मुगलों के समय में कार्य करता रहा है। जैसे इसके पिता गाजीउद्दीन सिद्दीकी फिरोज जंग का अगर हम जिक्र करें तो ये औरंगजेब के समय में ही सेवाएं देते रहे। ठीक है, इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं 6 सूबों का, जैसे इसने बनाया था ना फरुखशियर का, जैसे मैंने जिक्र किया था, फरुखशियर ने इसको दक्षिण भारत के 6 सूबों, कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है अभी। अब 1724 का जैसे मैंने जिक्र किया, अभी 1724 में इसने स्थापना की। उस समय मोहम्मद शाह रंगीला था, भी कौन सा, मोहम्मद शाह रंगीला का जैसे मैंने जिक्र किया था। तो मोहम्मद शाह रंगीला, इससे क्या हो गया था, 1724 में हैदराबाद साम्राज्य की जब स्थापना की दक्षिणी भारत में तो परेशान हो गया। और दक्कन का उस समय सूबेदार कौन था, दक्कन का सूबेदार का जैसे जिक्र कर, दक्कन का सूबेदार, तो दक्कन का सूबेदार उस समय था मुबारिज खां, भी कौन था, मुबारिज खान। ठीक है, मुबारिज खान। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने मुबारिज खां को आदेश दिया था भी किसी भी तरीके से निजामुल मुल्क को आप दबाओ। ठीक है, इसके ऊपर आप आक्रमण करो, भी क्या करो, इसके ऊपर आक्रमण करो। मुबारिज खां उस दक्कन का उस समय क्या था, सूबेदार था। इसको किसने कहा था, मोहम्मद शाह रंगीला ने भी। ये जो आपका चला गया है दक्षिण भारत में आपका निजामुल मुल्क है, इसको किसी तरीके से क्या है, दबाओ। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब दबाने की जब बात चली तो आपको क्लियर होना चाहिए शुक्र खेड़ा का युद्ध होता है इनके बीच में भी। कौन सा युद्ध होता है, शुक्र खेड़ा का युद्ध। शुक्र खेड़ा का युद्ध भी किस किस के बीच होता है, शुक्र खेड़ा का युद्ध, ये निजामुल मुल्क के बीच में, निजामुल मुल्क के बीच में और मुवारिज खां के बीच में। किसके, मुवारिज खां, इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना। मुवारिज खां को किसने भेजा था, मैंने जैसे बताया था, किसने आदेश दिया था, मोहम्मद शाह रंगीला ने, किसी तरीके से उसको दबाओ। तो निजामुल मुल्क और मुवारिज खां के बीच में कौन सा युद्ध होता है आपका, शुक्र खेड़ा का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है आपका, शुक्र खेड़ा का युद्ध होता है 1724 में, अक्टूबर। ठीक है, यानी 11 अक्टूबर 1724 में। इसमें क्या हो जाता है, मुवारिज खां आपका क्या हो जाता है, हार जाता है। मुवारिज खां क्या हो जाता है, हार जाता है। खास करके एक चीज आपको और भी ध्यान होना चाहिए, शुक्र खेड़ा का जो युद्ध हुआ था उसमें मराठों ने क्या है, निजाम की सहायता की थी, निजामुल मुल्क की क्या की थी, सहायता की थी। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी निजामुल मुल्क की शुक्र खेड़ा के युद्ध में किसने सहायता की थी, मराठों ने सहायता की थी। क्योंकि निजामुल मुल्क ने मराठों के साथ संधि की थी, मराठों को कहा था भी आप मेरी सहायता करो, मैं आपको क्या है फिर चौथ और सरदेश मुखी क्या दूंगा, कर दूंगा। भी क्या है, सरदेश मुखी कर दूंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए इस चीज के बारे में। इसके बाद में जिसे अब इसको खत्म कर दिया, मुवारिज खां दक्कन का जो सूबेदार था, तो दक्कन का जो स्वामी बन गया था वो कौन बन गया था, दक्कन का स्वामी बन गया था आपका निजामुल मुल्क। यानी दक्कन का स्वामी कौन बन गया था आपका, निजामुल मुल्क बन गया था। तो शुक्र खेड़ा का युद्ध आपको जरूर पढ़ना है, किस किस के बीच में हुआ था, निजामुल मुल्क और मुवारिज खां के बीच में। मुवारिज खां को किसने आदेश दिया था, मोहम्मद शाह रंगीला ने। दक्षिण में जो है निजाम की जो निजामुल मुल्क उसकी शक्ति को क्या करो, आप कमजोर करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में 1724 में अपने आप को जब स्वतंत्र घोषित कर लिया तो मोहम्मद शाह रंगीला ने इसकी स्वतंत्रता को मान लिया और इसको क्या बना दिया, दक्कन का वायसराय बना दिया। दक्कन का क्या बना दिया, इसको वायसराय बना दिया। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बहुत रिपीट होते हैं इससे संबंधित। उसके बाद में पालखेड़ा का युद्ध होता है। क्या होता है, पालखेड़ा। ठीक है, पालखेड़ा का युद्ध होता है 1728 में। किस किस के बीच होता है, मराठों व निजामुल मुल्क के बीच, निजामुल मुल्क के बीच। ठीक है, निजामुल मुल्क के बीच और मराठों के बीच कौन सा युद्ध होता है आपका, पालखेड़ा का युद्ध। जैसे मैंने आपका शुक्र खेड़ा का जो युद्ध आपको बताया ना, शुक्र खेड़ा के युद्ध में निजामुल मुल्क ने मराठों से कहा था कि मैं आपको क्या दूंगा, कर दूंगा। क्या दूंगा, कर दूंगा। परंतु जैसे ही राजा बना 1724 में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, स्थापना करने के बाद में इसने मराठों को कर देने से मना कर दिया। क्या दे दिया था, मराठों को कर देने से मना कर दिया था। इसीलिए पालखेड़ा का युद्ध हुआ था मराठे और निजामुल मुल्क के बीच में, मराठे और निजामुल मुल्क के बीच में हुआ था। ये चीज आपको
क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसने निजामुल मुल्क ने कहा था भी उस समय मैं क्या दूंगा आपको, चौथ प्लस है सरदेश मुखी। क्या है सरदेश है मुखी, इंपॉर्टेंट है, पढ़ना बहुत बार, खासकर मराठा साम्राज्य जब पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा भी चौथ क्या होता है और आपका सरदेश मुखी क्या होता है। ये कर होते हैं भी, क्या होते हैं, कर होते हैं, परंतु कर देने से क्या कर दिया था इसने, मना कर दिया था, इसलिए मराठों और निजामुल मुल्क के बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, ठीक है, जिसको पालखेड़ा का युद्ध कहा जाता है। मराठों की जैसे जिक्र करते हैं बाजीराव प्रथम था भी, क्या था बाजीराव प्रथम, मैंने बहुत बार इसके बारे में जिक्र किया है, वैसे पढ़ेंगे मराठों के बारे में तब पेशवाओं के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देंगे। बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच में क्या हुआ था, पालखेड़ा का युद्ध हुआ था, कब 1728 में, कब हुआ था 1728 में युद्ध हुआ था, बहुत इंपोर्टेंट है ये चीज आप क्लियर करो। इसके बाद में पालखेड़ा के युद्ध के बाद में जिसे जिक्र करते हैं निजामुल मुल्क की 1748 में मृत्यु हो जाती है, ठीक है भी, यानी निजामुल मुल्क जो आपका है इसकी 1748 में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में फिर उत्तराधिकारी का युद्ध छिड़ता है, यानी निजामुल मुल्क की मृत्यु जो होती है, निजाम उल, ध्यान करना भी है, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है निजामुल मुल्क। तो निजामुल मुल्क की मृत्यु का जैसे जिक्र करते हैं, मृत्यु 1748 में। कई चीज इससे बनती है, अगर आपसे पूछे दक्कन में कब गया था, दक्कन में गया था 1723 में, ठीक है भी। अगर आपसे पूछे भी स्थापना कब की थी तो 1724 में। हैदराबाद को राजधानी कब बनाया था, हैदराबाद को राजधानी बनाया था 1725 में, ठीक है। उसके बाद में जैसे जिक्र पूछे आपसे सुकरखेड़ा का युद्ध कब हुआ था, सुकरखेड़ा का, तो सुकरखेड़ा का युद्ध हुआ था 1724 में, ठीक है। पालखेड़ा का युद्ध का जैसे जिक्र करते हुए, पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ था तो 1728 में। मृत्यु का जैसे जिक्र करें तो मृत्यु कब हुई थी 1748 में, ठीक है, 1748। ये चीज आपको क्लियर, इस तरीके से सीक्वेंस में आप अगर लगाना सीख गए ना तो किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है आपको सन याद करने में। सन रिवीजन तो करना पड़ेगा भी, बार बार आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी प्रैक्टिस आप करोगे, जितनी बार आप लिखोगे, जितना आप बच्चों दूसरे बच्चों को पढ़ाने बताने की कोशिश करोगे, उतना अच्छा आपको क्या होगा, याद होगा, ठीक है नहीं। उसके बाद में जैसे मैंने बताया था इसकी मृत्यु के बाद में उत्तराधिकारी का युद्ध छिड़ गया। उत्तराधिकारी का जैसे जिक्र करते हैं, उत्तराधिकारी का युद्ध, अब उत्तराधिकारी का जो युद्ध छिड़ा वो किसके बीच में, नासिर जंग का जैसे जिक्र करते हैं, नासिर जंग, और दूसरा कौन था इसका, जैसे नासिर जंग और मुजफ्फर जंग भी, क्या था, मुजफ्फर जंग, ठीक है। यानी नासिर जंग ये तो क्या था, निजामुल मुल्क का पुत्र था, ठीक है। एक तो ये हो गया जैसे जिक्र करते हैं, यानी चाचा भतीजे के बीच में भी, चाचा व भतीजे के बीच में भी, ठीक है, भतीजे। नासिर जंग का जैसे जिक्र करते हैं, नासिर जंग का ये क्या था, मुजफ्फर जंग जो था भाई भतीजा था, भी क्या था, भतीजा। इन दोनों के बीच में क्या होता है 1748 में, निजामुल मुल्क की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी का जो युद्ध होता है। नासिर जंग का जो समर्थन कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, अंग्रेज भी, ठीक है भी। खासकर मैंने जैसे बताया है भी यूरोपियन भी उस समय प्रभावी हो गए थे, यूरोपियन भी क्या हो गए थे, प्रभावी। और मुजफ्फर जंग का जो समर्थन कर रहे थे वो फ्रांसीसी भी, क्या कर रहे थे, फ्रांसीसी, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी नासिर जंग जो था निजामुल मुल्क का बेटा, इसका जो समर्थन कर रहे थे अंग्रेज कर रहे थे, और मुजफ्फर जंग का जो समर्थन कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, फ्रांसीसी। क्योंकि फ्रांसीसी भी अपने यूरोपियन भी क्या कर रहे थे, भारत में अपना साम्राज्य सही तरीके से स्थापित करने की ललक में थे, ठीक है। तो नासिर जंग क्या है, इसमें जीत जाता है उत्तराधिकारी के युद्ध में अंग्रेजों की सहायता से। और नासिर जंग एक वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, एक वर्ष के लिए क्या बनता है, हैदराबाद का निजाम बनता है। हैदराबाद का क्या बनता है, निजाम बनता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नासिर जंग की फिर क्या कर दी जाती है, हत्या। नासिर जंग की हत्या करने के बाद में मुजफ्फर जंग क्या बनता है, हैदराबाद का निजाम, ठीक है। नासिर जंग के बाद में कौन बनता है, तो हम जिक्र करें, उसके बाद में बनता है मुजफ्फर जंग बनता है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, हैदराबाद का निजाम। मुजफ्फर जंग के बाद में अगर आपसे जिक्र करें तो सलार जंग भी, मुजफ्फर जंग के बाद में जैसे जिक्र करें तो मुजफ्फर जंग सीक्वेंस में लिख सकते हो, आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। जैसे निजामुल मुल्क के बाद में आप नासिर जंग का जिक्र कर सकते हो, नासिर जंग जैसे, और फिर आप जैसे जिक्र करते हो मुजफ्फर जंग भी, ठीक है भाई। और उसके बाद में आप सलार जंग का जिक्र कर सकते हो, सलार जंग का, ठीक है भाई, सलार
जंग। और अंतिम का जैसे भी आपको ध्यान होना चाहिए, पढ़ाऊंगा उसके बारे में भी। तो नासिर जंग बने थे 1 साल के लिए, जैसे उसकी बाद में आपके मुजफ्फर जंग, और मुजफ्फर जंग के बाद में जो बने थे वो कौन बने थे आपके? सलार जंग। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सलार जंग म्यूजियम कहां पर है? सलार जंग म्यूजियम, तो सलार जंग म्यूजियम आपका हैदराबाद में है, भी हैदराबाद में है। एनटीआर गार्डन कहां पर है? हैदराबाद में। रामाजी राव फिल्म सिटी कहां पर है? तो आपकी हैदराबाद में, ठीक है। उस्मानिया विश्वविद्यालय कहां पर है? हैदराबाद में। चार मीनार कहां पर है? आपकी हैदराबाद में। मक्का मस्जिद कहां पर? आपके हैदराबाद में। गोलकुंडा का किला कहां है? तो हैदराबाद में, ठीक है। ऐसे सैकड़ों क्वेश्चन क्या है आप बना सकते हो। तो आपको ध्यान होना चाहिए सलार जंग म्यूजियम भी कहां पर है आपका? ये हैदराबाद में है। और सलार जंग का मकबरा के भी जैसे जिक्र आते हैं भी मकबरा, तो मकबरा भी कहां पर है आपका? हैदराबाद में। इसके बाद में आपको चार मीनार का जैसे मैंने बताया था भी 4 मीनार, ठीक है भी याद करना। मैंने बहुत बार आपको बताया कुतुब मीनार अलग है, चार मीनार अलग है, चांद मीनार अलग है, कोस मीनार अलग है। सभी में क्या होना चाहिए? हमें डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है भी सभी के अंदर अपना डिफरेंस है पता होना चाहिए। तो चार मीनार जो आपकी है वो चार मीनार कहां पर है? हैदराबाद में है। कहां पर है? हैदराबाद में। कुतुबशाही शासकों का जैसे जिक्र करते हैं उन्होंने इसको क्या है बनाई थी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में सलार जंग के बाद में जैसे जिक्र करते हैं तो निजाम अली था भी। क्या था आपका? निजाम अली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं 1798 का जैसे जिक्र करते हैं। 1798 निजाम अली एक ऐसा निजाम था हैदराबाद का जिसने सहायक संधि अपनाई थी। क्या अपनाई थी? सहायक संधि। बहुत इंपॉर्टेंट है। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला भारत का पहला शासक कौन था, या पहला जो नवाब कौन था, पहला निजाम कौन था? तो निजाम अली। हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले सहायक संधि को अपनाया था। ये सहायक संधि कौन लेके आया था? लॉर्ड वेल्जली भी। कौन लेके आया था? लॉर्ड वेल्जली। लॉर्ड वेल्जली की सहायक संधि को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो हैदराबाद था। हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले अपनाई थी, क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए इसलिए अपनाई थी क्योंकि उसके आसपास के मैसूर साम्राज्य का जिक्र करते हैं, मराठों का जैसे जिक्र करते हैं। उस सुल्तान को उसने अपने आप को ऐसा सोचा भी आप फल फूल तो सकते हैं, क्यों ना अंग्रेजों के अधीन चले जाए, अंग्रेज ही आपका क्या करते भला कर दे। परंतु अंग्रेजों की क्या थी? एक सोची समझी चाल थी। अंग्रेज तो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, तरह तरह की नीतियां लाकर, चाहे वो हड़पन नीति का जिक्र करें, चाहे वो सहायक संधि का जिक्र करें, चाहे द्वैत शासन का जैसे जिक्र करें। ये तो सब क्या थी? अंग्रेजों की चाल थी भारत में अपना साम्राज्य विकसित करने की। क्या थी? अपने विकसित करने की। तो ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। सहायक संधि को 1798 में निजाम अली, हैदराबाद का निजाम था, उसने सबसे पहले अपनाया था। इंपोर्टेंट है ये चीज, आप क्लियर करो भी, बहुत इंपोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन जो बनते हैं ना आपके, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट बनते हैं। उसके बाद में फिर तो कई राज्यों ने अपना लिया था, यानी सहायक संधि को फिर तो क्या है कई राज्यों ने अपना लिया था। 17 का जैसे जिक्र करें, यानी अलग अलग जो राज्य थे उन राज्यों ने सहायक संधि को क्या कर लिया था? अपना लिया था। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं हैदराबाद का जैसे जिक्र किया था, एक उस्मान अली खां का भी आपको ध्यान होना चाहिए। यानी हैदराबाद का अंतिम नवाब का जैसे जिक्र करें, अंतिम नवाब, अंतिम नवाब कहोगे या निजाम कहोगे, इसको क्या कहोगे? अंतिम नवाब या निजाम। देखो भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, भी 15 अगस्त 1947। अगर आपसे पूछे भी 1947 में हैदराबाद का निजाम कौन था, तो उस्मान अली था। भी कौन था? उस्मान अली खां। भी उस्मान अली खां इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना। भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे पूछे भी प्रथम कौन था? भी प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? स्वतंत्र निजाम कौन था? तो निजाम उल मुल्क था। भी कौन था? निजाम उल मुल्क का जैसे जिक्र करते हो मुल्क, ठीक है भी। उसके बाद में अगर अंतिम आपसे पूछे तो उस्मान अली खां थे 1947 में, ठीक है भी। ये कब थे आपको ध्यान हो? 1924 में। भी कब थे? 1724 में। 1724 में जब स्थापना हुई थी हैदराबाद राज्य की, स्वतंत्र जो निजाम जो था वो कौन था? निजाम उल मुल्क था भी, ठीक है भी। आसफ जाह के नाम से क्वेश्चन यही पूछा हुआ था भी हैदराबाद के प्रथम निजाम कौन थे? तो आसफ जाह। आपको आसफ जाह पूछे तो ये निजाम उल मुल्क का जैसे जिक्र करे, चिंगलेज खां का जैसे जिक्र करे, ठीक है भी। चिंगलेज खां का जैसे जिक्र करे, चाहे मीर कमरुद्दीन सिद्दीकी का जैसे जिक्र करे, तो एक ही नाम है। ये चीज आपको क्लियर हो, ठीक है भी। तो उस्मान अली खां थे 1947 में।
और 1900 फिर आपको ध्यान होना चाहिए 1948 में इसको भारत में मिलाया था। अखंड भारत का निर्माण जो करने वाले थे वो कौन थे? आपके सरदार है वल्लभ भाई पटेल थे। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सैन्य शक्ति की सहायता से हैदराबाद रियासत जो थी, हैदराबाद रियासत को किसमें मिलाया था? भारत में मिलाया था। क्योंकि हैदराबाद की तो इच्छा थी, चाह थी भी हमें किसमें मिलना है? पाकिस्तान के अंदर मिलना है इस रियासत का, परंतु सैन्य शक्ति के बल पर इसको भारत के अंदर मिलाया गया था। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चों के कमेंट आ रहे हैं सर थोड़ा सा लास्ट में बता दिया करो किस तरीके से जो क्वेश्चन आ रहे थे। ऐसे पूछा जाएगा कि हैदराबाद जो राज्य है उसके स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की? तो मैंने निजामुल मुल्क का जैसे जिक्र किया था। ठीक है भाई, निजामुल मुल्क को अलग अलग नामों से जैसे जाना जाता है, आसफ जाह खान का, आसफ जाही वंश भी कहा जा सकता है इसको। ठीक है भाई, आसफ जाही वंश के नाम से उसकी स्थापना की। चिंगलीज खान के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है भाई, तो अलग अलग जो इसको क्या थे नाम थे। इसके बाद में पूछा जा सकता है कि हैदराबाद जो राज्य है साइक संधि को अपनाने वाला भारत का प्रथम राज्य, साइक संधि को अपनाने वाला भारत का प्रथम राज्य जो है वो हैदराबाद है 1798 में। ठीक है भाई, ये चीज आपको निजाम अली का जैसे मैंने जिक्र किया था, निजाम अली, ये क्वेश्चन तो सैकड़ों क्या हजारों बार आपका रिपीट हुआ है। यानी अंग्रेजों की जो साइक संधि को स्वीकार करने वाला हैदराबाद का निजाम था भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं भी अंतिम कौन था? 1947 में तो उस्मान अली खां का जैसे जिक्र किया था, जब भारत में मिलाया गया था हैदराबाद को। किस नदी के किनारे? बहुत बार क्वेश्चन आर्मी के पेपरों में बहुत ज्यादा रिपीट होता है भी हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो हैदराबाद जो आपका मूसी नदी के किस राज्य में है? तो आपका तेलंगाना राज्य के किस राज्य में? आपका तेलंगाना। इसी के पास आपको ध्यान होना चाहिए गोलकुंडा का किला है, जिस गोलकुंडा के किले से विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा निकाला गया था। ठीक है, कोहिनूर हीरा निकाला गया था। और इसी हैदराबाद के अंदर आपकी चार मीनार है। क्या है? आपकी चार मीनार है। कुतुब शाही शासकों का जैसे जिक्र करते हैं उन्होंने इसको बनाया था चार मीनार का। यही चार मीनार के पास आपकी क्या है? मेका मस्जिद है। और यहीं पर हैदराबाद और सिकंदराबाद ज्वाइंट सिटी है विश्व की। आपको ध्यान होना चाहिए, अगर हम पूछे भी भारत के जुड़वा नगर तो आपके हैदराबाद और सिकंदराबाद है, क्योंकि इन दोनों के बीच हुसैन सागर झील है। और उस हुसैन सागर झील में क्या है? आपका स्टेच्यू है महात्मा बुद्ध का। किसका है? महात्मा बुद्ध का। और उस झील के किनारे एक गार्डन है, कौन सा है? एनटीआर गार्डन भी। कौन सा है? एनटीआर है गार्डन। रामोजी राव फिल्म सिटी भी कहां पर है? तो आपकी हैदराबाद में। बहुत अच्छी सिटी के रूप में जानते हैं हैदराबाद को। कभी आप भ्रमण करो, आनंद लो हैदराबाद का। ठीक है, तो इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत। क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं।